हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास है सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, यानी कि हम लोग की थर्ड थ्योरम, जिसका की स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज यूनिक। मींस इस प्रॉपर्टी का नाम है इनवेरिएंस इन एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। इनके कहने का सेंस होता है कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिक होते हैं। मतलब अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मतलब जिसकी बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, तो उसकी जो 4, 5, 10 जितनी भी बेसिसेस होंगे सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेरी नहीं करेंगे, मतलब इक्वल होंगे। अगर एक बेसिस में 4 एलिमेंट्स, देन इन एवरी बेसिस ऑफ वी हैविंग 4 एलिमेंट्स। अगर एक बेसिस में 2 एलिमेंट्स तो सारी बेसिस में 2 एलिमेंट्स। तो वही अभी हम लोग को प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो हम लोग थ्योरी नहीं लिखेंगे, है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स देखते जाएंगे कि हमें क्या करना है। थ्योरी हम लोग बोल दिया करेंगे कि लेट अस कंसीडर V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड वी सपोज टू बेसिसेस S and T of V having elements M and N respectively। मतलब क्या कि हमने V की कोई भी दो बेसिसेस S और T सपोज कर ली हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स M and N रिस्पेक्टिवली हैं। मतलब S में नंबर ऑफ एलिमेंट्स M है और T में नंबर ऑफ एलिमेंट्स N है ना। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स M है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स N है। तो हमने दो बेसिसेस सपोज कर लिए हैं, एक में नंबर, और दोनों V की ही बेसिसेस हैं जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो ये थ्योरम कहती है कि यूनिक होना चाहिए, मतलब M और N को इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग वही दिखाने की ओर बढ़ेंगे कि क्या M और N इक्वल होते हैं। अगर हो गए तो हमारा काम हो गया, नहीं हुए तो फिर नहीं हुआ, जो कि हो ही जाएगा। हम लोग का काम हमेशा हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये थ्योरम हमको कैसे प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले बेसिस की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। क्या होती हैं कि बेसिस की जो वेक्टर्स होते हैं, मतलब जो बेसिस में वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब S में जो भी वेक्टर्स होंगे x1 x2 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और इसी तरह T में भी ये y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और दूसरी चीज, बेसिस हमारे वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है। मतलब S और T जो दोनों होंगे वो V को क्या कर रहे होंगे, स्पैन कर रहे होंगे, है ना। तो ये V की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, लीनियरली इंडिपेंडेंट की जो प्रॉपर्टी यहां यूज होगी उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वेक्टर्स होते हैं उनमें से किसी एक वेक्टर को आप अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब किसी वेक्टर को अदर वेक्टर से जनरेट नहीं कर सकते। उस केस में वो खुद को ही सिर्फ जनरेट करता है ना। मतलब कहने का है कि S अगर हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो S का आप कोई भी वेक्टर एक लीजिए, जैसे हमने x1 लिया, तो x1 के सिवा इस पूरे S में कोई भी ऐसा वेक्टर्स नहीं होंगे जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में x1 को लिख सके। डायरेक्ट बोले तो x1 को हम लोग x2 x3 xm इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में नहीं लिख सकते, है ना। अगर लिख लिए किसी भी वेक्टर को तो वो ये वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। चूंकि यहां इंडिपेंडेंट है तो नहीं लिख सकते। वैसे ही T में y का कोई भी आप एक एलिमेंट लेंगे y1, तो आप उसको बाकी y के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहां तक बात हुई लीनियर डिपेंडेंस की, है ना। तो यहां तक क्या लिखना है हम लोग ने सीख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यू आर टेकिंग एन एलिमेंट फ्रॉम T। हमने T से एक एलिमेंट लिया y1 एंड एडिंग इट इन S, मतलब उसको S में ऐड कर दिया। तो अब हम लोग का S बन गया S1 और उसमें एक नया एलिमेंट आ गया y1। तो S1 क्या बन गया, अभी यहां पर कितने एलिमेंट हो गए, m+1, है ना। तो इस तरीके से हमारा S1 बन गया, है ना। अभी देखिए सबसे पहली चीज, S में दो प्रॉपर्टीज थी। कौन कौन सी, एक स्पैनिंग की प्रॉपर्टी, दूसरी लीनियरली इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी। S1 में देखिए तो S1 में स्पैनिंग की प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाने वाली। क्यों, क्योंकि अगर S स्पैन कर रहा था तो हमने वही, देखिए S के तो सारे एलिमेंट्स यहां पर भी हैं, है ना।
तो अगर S स्पैन कर रहा था तो S1 भी स्पैन करेगा, क्योंकि हमने एक एलिमेंट्स लाके जोड़ा है, किसी को निकाला नहीं है। अगर ये सारे एलिमेंट्स स्पैन कर रहे थे तो आपको ये सारे एलिमेंट्स अभी भी यहां मिल जाएंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पहले S होता था लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन अब S1 होगा लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट होगा? क्योंकि आप जो ये वेक्टर y1 लाए हैं ना, ये t का ही एलिमेंट नहीं है, साथ ही साथ आपका y1 v का भी एलिमेंट है। और हम जानते हैं कि अगर S एक बेसिस थी तो हम y1 को x1 x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब S1 में कम से कम एक एलिमेंट y1 ऐसा है जिसे हम बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा S1 बना लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनको हम अदर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर S1 चूंकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो S1 में एक एलिमेंट ऐसा पकड़ा, लेकिन वो एलिमेंट y1 नहीं है। X में से कोई एक एलिमेंट हमने xi चूज किया। चूंकि S1 लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक ऐसा xi चूज किया जिसे हम बाकी वेक्टर्स xi के सिवा बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकें। यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि आपको लगे अभी तो हम y1 को कह रहे थे, अब ये xi कैसे आ गया। अगर आप देखिए एक सेकंड के लिए लीजिए कि y1 को आप कोई ना कोई x का ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे होंगे, मान लेते हैं बाकी सब जीरो ही थे, सिर्फ इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा था y1, तो आप अब xi को भी तो लिख सकते हैं ना। तो अगर y1 को हम x के कुछ एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं तो मतलब x में भी जो वो कुछ एलिमेंट्स हैं उनको y1 के या फिर इधर के ही कुछ एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर हम क्या है कि हमारे x में भी कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसे हम अदर एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकें, है ना। तो उसी को हमने चूज किया एंड डिलीटिंग दैट एलिमेंट फ्रॉम S1, और उसको S1 से रिमूव कर दिया और सेट बना लिया S2। क्या काम किया? एक ऐसा एलिमेंट x में से चूज किया जिसे हम बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकें और उसको S1 से रिमूव कर दिया। तो हमारा जो S2 बना इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट m, क्योंकि हम एक y लाए थे और एक x रिमूव करके चले गए। अब S2 को देखिए, इसकी स्पैनिंग प्रॉपर्टी क्या गई होगी, तो हमने लास्ट थ्योरम में भी डिस्कस किया था कि अगर आप एक ऐसा वेक्टर रिमूव कर रहे हो जिसको हम बाकी वेक्टर्स से जनरेट कर सकते हैं तो उसके जाने से स्पैनिंग प्रॉपर्टी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो S2 है ये भी V को क्या कर रहा होगा? स्पैन कर रहा होगा। S2 भी हमारे V को स्पैन कर रहा होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहां पर लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट उस पर नहीं बात कर रहा है। S2 जो है वो भी V को स्पैन कर रहा होगा। तो हमने क्या किया कि y2 एक अदर एलिमेंट लिया है, तो एक अगला सेट बन गया S3। ये क्या बन गया? y1 है, y2 है, x1 है, x2 है, xi माइनस 1, xi प्लस 1, xn। अब इसमें कितने एलिमेंट हो गए होंगे? m प्लस 1, क्योंकि एक एलिमेंट लाके जोड़ा। एक एलिमेंट लाके जोड़ा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, S3 भी V को स्पैन ही कर रहा होगा, क्योंकि S2 कर रहा था उसी में लाके हमने एक एलिमेंट और जोड़ दिया है, बस, है ना। अब अगली चीज क्या है कि अगली चीज ये है S2 भी स्पैन कर रहा था, हम लोग ने बात किया था, रफ कर दिया अभी जल्दी में। तो अभी देखिए क्या हो गया कि S3 हमारा बन गया, स्पैन भी कर रहा होगा क्योंकि S2 स्पैन कर रहा है, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट जोड़ा है। लेकिन ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा क्योंकि जो y लेके आए हैं वो चूंकि हमारा S2 स्पैन कर रहा था तो
S2 Y2 को भी अपने लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख रहा है, तो मतलब यहां पर सारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि एक को हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो S3 लीनियरली डिपेंडेंट, फिर वही केस कि Y1 Y2 को छोड़कर हम कोई एक X ऐसा चूज करेंगे जिसको हम बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उस X को रिमूव कर देंगे। फिर देखेंगे, फिर ऐसा ही एक सेट बनेगा जिसमें m एलिमेंट्स होंगे, जहां पर 2 y आ चुके होंगे और 2 अपने x जा चुके होंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो भी स्पैन कर रहा होगा। क्यों स्पैन कर रहा होगा, मतलब जो S4 बनेगा वो भी स्पैन कर रहा होगा, क्योंकि हमने एक ऐसा वेक्टर स्पैनिंग सेट से निकाला है जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमें उसी सेट में मिल रहा है ना। तो इस तरीके से हम ये अपने माइंड में रखते हुए कि लगातार हमारे जो नए सेट्स आते हैं वो भी V को स्पैन करते हैं, हम एक X रिमूव करते हैं, एक Y लेके आते हैं, एक X रिमूव करते हैं, एक Y लेके आते हैं। तो ये प्रोसीजर X के जाने का और Y के आने का लगातार चलता रहेगा। ये प्रोसीजर तब तक चलेगा जब तक या तो X खत्म ना हो जाए या तो Y ना खत्म हो जाए, दोनों में से एक को खत्म होना पड़ेगा, फिर दोनों साथ खत्म हो जाए तो साथ खत्म हो जाए, वो यही डिस्कस हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, अगर समझिए X जाते रहे तो 2 केसेस हैं। पहला केस हम लेके चलते हैं, जो हमारे एक्सेस हैं वो कम है, मतलब m इज लेस देन n। अगर m लेस देन n हुआ तो जो हमारा s डैश जाके बनेगा उसमें y1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, ym आ जाएगा, लेकिन ym+1 से लेके yn इन एलिमेंट्स को आने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ऑफर है कि एक y को लेता है तो एक x रिमूव करता है। अब x 4 ही थे, y 7 थे, तो वो 4x रिमूव कर पाया तो 4y ही लिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम जानते हैं कि उसने जब भी ये पूरी प्रोसीजर किया, हमेशा ये ध्यान रखा कि हमारा जो भी नया S बनेगा वो V को स्पैन करेगा, वो V को क्या करेगा? स्पैन करेगा। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या ये वेक्टर V को स्पैन कर सकता है। तो आइए देखते हैं, हमने कहा था y1 y2 yn ये तो इनको स्पैन करता है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या y1 y2 yn इनमें से कोई वेक्टर ym+1 को स्पैन कर सकता है, को जनरेट कर सकता है? हमने पहले ये भी तो कहा था ना कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका एक वेक्टर अन्य के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब ym+1 y1 से ym तक के किस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। बाकी भी होते तो ना लिख पाते, लेकिन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसका क्या मतलब है कि ym+1 जो कि V में है उसका ये स्पैन नहीं कर सकते, ऐसे m2 का m+2 का इनका ये स्पैन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने ये जो पूरा का पूरा खेल, पूरी की पूरी साइकिल बनाई, इसमें ये चीज ध्यान रखा कि स्पैनिंग प्रॉपर्टी का लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन अगर m इज लेस देन n हुआ तो उस केस में इसकी स्पैनिंग प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी, और जो कि हम लोग देख रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। हम वैसे एक प्रोसीजर ही चला रहे हैं, तो मतलब ये वाला केस नहीं पॉसिबल है। और सेकेंड केस जो होगा कि m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर m और n बराबर हुए तब तो कोई पूछने की बात ही नहीं। जैसे ही सारे x खत्म हुए, ये भी 6 हैं, सॉरी ये भी 7, वो भी 7, तो ये 7 चले गए, वो 7 आ गए, तो ये स्पैन कर ही रहा है, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। ग्रेटर देन भी हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये 8 है वो 7 है, तो सारे y और इसी में एक x भी बेचारा कोई पड़ा है बीच में, हमें कोई मतलब नहीं, तो स्पैन तो वो वैसे भी कर रहे हैं। तो मतलब ये केस पॉसिबल है कि from above we get a conclusion that m is greater than or equal to n, because m cannot be the less than n, in this case a subset of t, a subset
ऑफ टी इज स्पेन ऑफ v which is not possible। मतलब t का अगर ये वाला केस हुआ तो हमने देखा कि t का एक सबसेट y1 y2 इसका एक सबसेट है, उसको v को स्पैन करना होगा, जबकि लीनियर इंडिपेंडेंट और स्पैन वेक्टर का सबसेट कभी भी स्पैन नहीं कर सकता। लीनियर स्पैन सेट का सबसेट तो स्पैन कर सकता है, लेकिन अगर वही लीनियर स्पैन सेट लीनियर इंडिपेंडेंट भी है तो उसका सबसेट स्पैन नहीं कर सकता v को। ये बात हो गई प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर तो कर ही सकता है वो, अब टी सेल्फ तो कर ही सकता है। अब एम एन, अब दूसरी हम लोग चक्की चलाएंगे। दूसरी चक्की में क्या करेंगे, टी को पकड़ेंगे एस की जगह और एस को लेंगे टी की जगह। अब एक x1 लाते जाएंगे, t1 बनाते जाएंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करते जाएंगे, मतलब सिमिलरली सेम पूरा यही प्रोसीजर, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंट हैं, तो यही पूरा प्रोसीजर करते जाएंगे। तो लास्ट में हम क्या देखेंगे कि जो v होगा वो t1 स्पैन करेगा, t2 करेगा। इसी तरह एक लास्ट केस बनेगा कि ये वाला कंसीडर हो कि मतलब वहां पर क्या होगा कि वहां पर होगा n इज लेस देन और इक्वल टू m, ये पॉसिबल। तो जैसे इसको हमने देखा यहां वहां पर वो वाला कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड वाला जो केस होगा n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ये पॉसिबल है ना। ये बात समझ आई ना कि सिमिलरली जैसा s के साथ किया वैसा ही t के साथ करो, एक x लाते जाओ एक y रिमूव करते जाओ। अब देखिए हमें दो कंडीशंस मिल गई कि m और n जो कि फाइनाइट नंबर्स हैं वो या तो m n से बड़ा है या तो इक्वल है, और या तो n m से बड़ा है और इक्वल है। तो दोनों का इंटरसेक्शन ही इनका सोल्यूशन होगा, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है कि m इज इक्वल टू n, क्योंकि m n से बड़ा और n m से बड़ा ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट बातें हैं। लेकिन जो ये सेकंड बात है इक्वल की, ये दोनों में सिमिलर है, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू n, मतलब t और s जो दो डिफरेंट बेसिसेस थे, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। ये बात होपफुली समझ में आई होगी। दो तीन थोड़े क्रिटिकल पॉइंट हैं जिनको मैंने प्रयास किया कि काफी हो जाए, बट जितना सिंपल हो सकता है करने की कोशिश की गई। एक बार आप देखिएगा और इसको लिख लीजिएगा, पूरा बताने की प्रोसीजर किया गया, यहीं तक मेन करने का काम है। फिर कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी गेट दैट। आप इसको ना इतना एक्सप्लेनेटिव वे में भी मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख देंगे तब भी समझ जाया जाएगा। तो डायरेक्ट आप लिख देंगे कि फ्रॉम अबव प्रोसेस वी गेट अ कंक्लूजन दैट इट इज नेसेसरी दैट m is greater than or equal to n because the second possibility of m is less than n is not possible। क्यों नहीं पॉसिबल, उसका रीजन हम लोग ने यहां देखा ही। उसी तरीके से ये वाला कंसीडर हो जाएगा जब t को s की जगह और s को t की जगह कर देंगे। तो इस तरीके से ये हम लोग की प्रॉपर्टी भी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।